थोड़ी देर में स्टार्ट करेंगे, सबको आ जाने दे, फिर पढ़ाना चालू करेंगे, फिर दिक्कत हो जाएगी। कितना तक पढ़ाया था? अच्छा अच्छा, हाँ, इंटरफेरॉन्स, कैपोसिस सरकोमा, बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स मॉडिफायर्स कहते हैं, ये लिखा था। এই অভিনন্দন কুমার, সোমা, কেমন চলছে পড়াশোনা? तुम लोग का एग्जाम कब है? 8 तारीख? एग्जाम का सिलेबस खत्म हो गया अपना? जल्दी आ। বাইরে ঘুরে বেড়াচ্ছিস? এই তো ড্রেস কোথায়? हाँ, जल्दी आ। हाँ, तेरा ड्रेस कहाँ है? हाँ, এর আবার ড্রেস কোথায়? কি এটা নীল রঙের কি আলখাল্লা পরে এসেছিস? তোর এটা কোথায়, জ্যাকেটটা কোথায়? ছিঁড়ে গেছে? বাহ, সারাতে দিয়েছো। জ্যাকেটটা ভালো তো, এই নতুন জ্যাকেটটা বেটার লাগছে আগের বারের থেকে। ये जैकेट बेटर लग रहा है। ওটা পুরনো? তুই আগে এলেনে পড়তিস? কোথায় পড়তিস? কোথায় পড়তিস? কোথায় থাকতিস কোথায়? মহাবীরনগর? ল্যান্ডমার্ক কুনারি থাকতিস? কি হলো অনিক কুমার, क्या खबर? ठीक ठाक? पढ़ाई वढ़ाई चल रहा है ना बंद कर दिया? बंद कर दिया? तो हम लोग बात कर रहे थे साइटोकाइन बैरियर्स के बारे में। साइटोकाइन बैरियर्स के बारे में बात कर रहे थे, है ना, पिछले दिन? तो साइटोकाइन बैरियर्स जो है, जो पहला साइटोकाइन बैरियर के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी बात कर लिया, उसको इंटरफेरॉन कहते हैं, आईएफएन, है ना। इसके बारे में हम लोगों ने इंटरफेरॉन्स, इसके बारे में हम लोगों ने बात करा। दे आर द प्रोटीन्स ऑफ 270 अमाइनो एसिड्स, है ना, कंटेनिंग 270 अमाइनो एसिड्स के टाइप्स के बारे में ही बात करा, अल्फा बीटा गामा। Alpha is produced by the leukocytes, beta is produced by the fibroblast and gamma is produced by the lymphocytes। ये बात किया था मैंने। तो ये जो इंटरफेरॉन्स है, दे आर आल्सो कॉल्ड द बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स मॉडिफायर्स। इस लाइन से क्वेश्चन पूछा जाता है, नीट में डायरेक्ट क्वेश्चन है। अल्फा इंटरफेरॉन इज यूज्ड टू ट्रीट दी, यूज द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, और वो कैंसर का नाम भी मैंने आपको पढ़ाया, दैट इज कैपोसिस सरकोमा, जो कि टर्मिनल स्टेज ऑफ एड्स में होता है बाय द इन्फेक्शन ऑफ द वायरस ह्यूमन herpes वायरस टाइप 8। ये पूरा बताया था पिछले दिन। अब इंटरफेरॉन के बाद देयर इज अनदर केमिकल दैट इज कॉल्ड इंटरल्यूकिन। देयर इज अनदर केमिकल विच इज कॉल्ड इंटरल्यूकिन, जिसको IL से डिनोट किया जाता है। इंटरल्यूकिन दैट इज डिनोटेड एज IL। अब इंटरल्यूकिन जो है, इंटरल्यूकिन, this is a chemical which is released by one leukocyte to act on another or the same leukocyte। मतलब ल्यूकोसाइट टू ल्यूकोसाइट इंटरेक्शन है, बिकॉज मतलब एक ल्यूकोसाइट से दूसरा ल्यूकोसाइट के बीच में इंटरेक्शन है, सो इट्स एन इंटरेक्शन, दिस केमिकल इंटरैक्ट, देयरफॉर these chemicals interact between leukocytes। वो ल्यूकोसाइट कोई भी हो सकता है, लिम्फोसाइट के साथ मैक्रोफाज हो सकता है, लिम्फोसाइट से लिम्फोसाइट हो सकता है, WBC के साथ मैक्रोफाज, WBC मतलब योसिनोफिल के साथ मैक्रोफाज हो सकता है, मोनोसाइट्स के साथ मैक्रोफाज हो सकता है। सो दिस इज अ केमिकल विच इज इंटरैक्टिंग और एक्टिंग बिटवीन टू ल्यूकोसाइट्स, इसीलिए इंटरल्यूकिन।
इंटरल्यूकिन, ल्यूकिन माने केमिकल, ल्यूको refers to leukocytes, इंटर मतलब बिटवीन टू, बुझते পেরেছো? सो दिस केमिकल, इसके बहुत सारे टाइप्स है। इसके टाइप्स क्या क्या है माय डियर? टाइप्स है 13 टाइप्स, 13। सो IL-1 से लेके IL-13 तक होता है। हम जब बात करेंगे, हम जब पढ़ाएंगे डिटेल में, तो जब आप देखोगे आई विल यूज अप टू IL-5, IL-5 तक तो हम पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे, ठीक है? तो इंटरल्यूकिन क्या है? दीज आर केमिकल्स विच एक्ट बिटवीन टू ल्यूकोसाइट्स, समझ में आ गया? और उसमें मैंने आपको दिखाया कि देयर आर 13 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ल्यूकोसाइट्स, IL-1 से लेके IL-13। अब जरा देखिए, इंटरल्यूकिन के बाद देयर इज अनदर केमिकल जिसके बारे में हम लोग बात किया था, दैट वाज द कॉम्प्लीमेंट, बताया था मैंने, कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट है क्या? व्हाट इज दिस कॉम्प्लीमेंट? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। These chemicals are produced by the hepatocytes. These chemicals are produced by the liver cells. So complement, these chemicals are synthesized by the hepatocytes. तो hepatocytes ये chemical synthesize करते हैं। So these chemicals are synthesized by the hepatocytes. अच्छी बात है। तो ये कॉम्प्लीमेंट हेपेटोसाइट से ये केमिकल सिंथेसाइज करता है। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, ये जो कॉम्प्लीमेंट है, दीज आर ग्रुप्स ऑफ 30 सीरम प्रोटीन्स, सीरम प्रोटीन, दीज आर ग्रुप्स ऑफ 30 सीरम। इसका केमिकल नेचर क्या है? इसका केमिकल नेचर क्या है? दीज आर ग्रुप्स ऑफ 30 सीरम प्रोटीन्स which circulate in inactive state. So these are groups of 30 serum proteins which circulate in inactive state. अब 30 सीरम प्रोटीन, सोचिए सीरम में क्या है? सीरम में क्या है? व्हाट इज सीरम? इट इज प्लाज्मा माइनस द कोआगुलेशन फैक्टर्स, और उसमें दो कोआगुलेशन फैक्टर माइनस होता है, वन इज प्रोथ्रोम्बिन, द अदर इज फिब्रिनोजेन। तो इसको हटा दोगे तो क्या रह जाएगा? केवल एल्बुमिन और ग्लोब्यूलिन। मतलब क्या है कि इसमें 30 सीरम प्रोटीन, मतलब इसमें केवल एल्बुमिन और ग्लोब्यूलिन प्रोटीन से ही बना हुआ है। कॉन्सेप्ट अब बुझते पारले? क्योंकि सीरम का मतलब क्या है? सीरम का मतलब है, सीरम इज इक्वल टू प्लाज्मा माइनस द कोआगुलेशन फैक्टर्स। कोआगुलेशन फैक्टर, जितने भी कोआगुलेशन फैक्टर्स है बेटा, ऑल आर प्रेजेंट इन द, all coagulation factors are present in the thrombocytes, in the thrombocytes, platelets में रहता है, except prothrombin and fibrinogen। तो इसमें जो कोआगुलेशन फैक्टर प्लाज्मा में है, प्लाज्मा में, तो बाकी सब कोआगुलेशन फैक्टर कहां है? प्लेटलेट में है। प्लेटलेट में कोआगुलेशन फैक्टर रहता है। ऑल कोआगुलेशन फैक्टर्स, ऑल कोआगुलेशन फैक्टर्स, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन में आता है बेटा। ऑल कोआगुलेशन फैक्टर्स आर प्रेजेंट इन द प्लेटलेट्स, इन द वेसिकल्स, प्रेजेंट इन द प्लेटलेट्स, प्रेजेंट इन द थ्रोम्बोसाइट्स, है ना? ऑल कोआगुलेशन फैक्टर्स आर प्रेजेंट इन द वेसिकल्स ऑफ द थ्रोम्बोसाइट्स, है ना? एक्सेप्ट प्रोथ्रोम्बिन एंड फिब्रिनोजेन, except prothrombin and fibrinogen which are present in the bolo plasma, which are present in the plasma, है ना? So all coagulation factors are present in the vesicles of the thrombocytes। तो thrombocytes के अंदर vesicles होते हैं, तो वहां पे हर एक coagulation factor रहता है। केवल और केवल ये जो है, these are present in the plasma। तो अगर मैं कहता हूं कि सीरम प्रोटीन, इसका मतलब सीरम कैसे बनेगा? प्लाज्मा से जब कोआगुलेशन फैक्टर को हटा दोगे तब सीरम बनेगा। इसका मतलब कोआगुलेशन फैक्टर में प्रोथ्रोम्बिन और फिब्रिनोजेन को हटा दिया मैंने प्लाज्मा से, तब जाके सीरम बना। तो फिर मैं सीरम प्रोटीन के बारे में बात कर रहा हूं, मतलब वी आर टॉकिंग ऑफ एल्बुमिन एंड ग्लोब्यूलिन। बुझते पेरेছো? क्योंकि प्लाज्मा में तो 4 प्रोटीन्स है, एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन, प्रोथ्रोम्बिन, फिब्रिनोजेन। प्रोथ्रोम्बिन फिब्रिनोजेन क्या है? कोआगुलेशन फैक्टर, उसको तो मैंने माइनस कर दिया, तो एल्बुमिन और ग्लोब्यूलिन ही रह गया, है ना? सो present in the plasma, तो it is serum is made up of, therefore it is made up of, और coagulation factor में क्या? प्रोथ्रोम्बिन आएगा, प्रोथ्रोम्बिन आएगा एंड फिब्रिनोजेन।
ये दोनों को मैंने माइनस कर दिया प्लाज्मा से, है ना, दैट गिव्स यू सीरम। तो देयरफॉर सीरम प्रोटीन का मतलब हो गया, देयरफॉर सीरम प्रोटीन का मतलब हो गया, वी आर टॉकिंग ऑफ, सीरम प्रोटीन का मतलब हो गया, वी आर टॉकिंग ऑफ व्हाट? तो सीरम प्रोटीन का मतलब हो गया वी आर टॉकिंग ऑफ एल्बुमिन एंड ग्लोब्यूलिन प्रोटीन्स। मतलब ये बना है एल्बुमिन एंड ग्लोब्यूलिन प्रोटीन से, समझ में आ गया? विच सर्कुलेट इन इनएक्टिव स्टेट, मतलब नॉर्मली जब वो सर्कुलेट करता है वो इनएक्टिव स्टेट में सर्कुलेट करता है। इसका मतलब वो इनएक्टिव स्टेट में सर्कुलेट करता है, और जब प्रेजेंस ऑफ एंटीजन होगा, व्हेन इट इज एक्सपोज टू एन एंटीजन, दे विल गेट एक्टिवेटेड। सो विच सर्कुलेट इन इनएक्टिव स्टेट, है ना, दीज गेट एक्टिवेटेड ऑन encountering an antigen. So they get activated on encountering an antigen, है ना? तो मैंने कहा कि these are made up of 30 serum proteins which circulate in inactive state, और ये activated हो जाएगा after encountering an antigen। ठीक है, ये है। अब इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो कॉम्प्लीमेंट इसका मोड ऑफ एक्शन के बारे में बात करेंगे। दे आर प्रोड्यूस्ड बाय द हेपेटोसाइट्स, पहले ही बता दिया था मैंने। अब मोड ऑफ एक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट आता है माय डियर, दैट इज ऑप्सोनाइजेशन। नंबर 2 एग्लूटिनेशन। नंबर 3 सेल लाइसिस। ये तीन, तो तीन मैकेनिज्म है इसका, ऑप्सोनाइजेशन, नंबर 2 एग्लूटिनेशन, नंबर 3 सेल लाइसिस। एक वर्ड मैंने बताया ऑप्सोनाइजेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड ऑप्सोनाइजेशन? ऑप्सोनाइजेशन ये वर्ड का मतलब है, बहुत इजी मतलब है, इसका मतलब है वेरी सिंपल, मेकिंग द फूड टेस्टी। ये कॉन्सेप्ट है ऑप्सोनाइजेशन का, खाना को टेस्टी बनाना। देख के अजीब लग रहा है, ये क्या है, खाना को टेस्टी कैसे बनाया जाता है? आप सपोज कोई भी खाना विदाउट मसाले अगर बनाओ, ऐसे ही खा लो, तो उसका वो तो टेस्टी नहीं होगा, लेकिन आप मसाले डालोगे, है ना, तब जाके उसका टेस्ट आएगा। इसका मतलब ये हो गया माय डियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं। बॉडी में फॉर एग्जाम्पल ऐसा भी एंटीजेंस आते हैं, ऐसा भी फॉरेन सब्सटेंसेस आते हैं जो है एंटीजन, जो है शरीर को खराब करेगा, लेकिन वो एंटीजन जैसा बॉडी उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है। समझ में आया? ये छिपा हुआ एंटीजेंस होते हैं। इसीलिए मैं एक चीज पढ़ाता हूं सब, वो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। देयर आर टू टर्म्स, वन इज एंटीजन, वन इज इम्यूनोजेन। ये दोनों वर्ड समझिएगा। एंटीजन जरूरी नहीं है कि हर एक एंटीजन आपका इम्यून सिस्टम को रेस्पॉन्ड करे, इम्यून रेस्पॉन्स करवाएगा, जरूरी नहीं, क्योंकि ऐसे छिपा हुआ एंटीजन भी होता है जो कि इम्यून रिएक्शन को एक्टिवेट नहीं करता। उसका नाम है हैप्टेन, समझे ना? वो छिपा हुआ रहता है बॉडी के अंदर, वो एंटीजन वो एक्चुअली इम्यून रिएक्शन को ट्रिगर नहीं करता। तो ये जरूरी नहीं है कि हर एक एंटीजन इम्यून रिएक्शन को ट्रिगर करेगा, लेकिन अगर कोई इम्यूनोजेन है वो हमेशा इम्यून रिएक्शन को ट्रिगर करता है। दिस इज द डिफरेंस। तो हर एक एंटीजन इम्यूनोजेन नहीं है, लेकिन हर एक इम्यूनोजेन एंटीजन है। गॉट माय पॉइंट? तो इसीलिए इम्यूनोजेन अच्छे दो सब्सटेंसेस एक्चुअली जिसको हम लोग एंटीजन कह के पुकारते हैं ना, वो एक्चुअली इम्यूनोजेन ही है। हम लोग कहते हैं एंटीजन, बट दैट इज इम्यूनोजेन। आप सोचिए, अब सोचिए, अगर हर एक एंटीजन बॉडी में एंटीजेनिक रिएक्शन, इम्यून रिएक्शन को एक्टिवेट करेगा, तो आप सोचिए आरएच एंटीजन, एबीओ सिस्टम ऑफ ब्लड ग्रुप, वो तो बॉडी में एंटीजेनिक रिएक्शन मतलब इम्यून रिएक्शन को प्रमोट नहीं कर रहा है। समझ में आया? दोज आर सेल्फ एंटीजेंस। सेल्फ एंटीजन मतलब बॉडी खुद उससे एडजस्ट कर लिया है, बॉडी उसको एंटीजन जैसा रिकॉग्नाइज भी नहीं करेगा और वो कोई हार्म भी नहीं करता, वो एक पार्ट है। लेकिन ऐसे भी एंटीजेंस है जो कि हार्मफुल है, बॉडी में फॉरेन बॉडी जैसा आया, लेकिन उसके आउटर सरफेस पे एक ऐसा कवरिंग बना के रखा है ताकि उसको एंटीजन जैसा एक्सपोजर नहीं मिला, तो बॉडी उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता एज एंटीजन। उन सबको रिकॉग्नाइज करवाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कॉम्प्लीमेंट का। वो है खाना जो कि टेस्टी नहीं था, अब कॉम्प्लीमेंट उसके ऊपर मसाला देगा तो इम्यून रिएक्शन उसको टेस्टी फील करके खाएगा। समझ में आया? मेकिंग द फूड टेस्टी, यही कॉन्सेप्ट है। तो अब देखिए, दो सब्सटेंसेस
which trigger immune reaction within the body. Those are called immunogens. समझे? और antigen, these substances may or may not trigger immune response. बुझते बच्चों? समझ में आया? तो असली बात यह है, जैसे कि एबीओ सिस्टम ऑफ ब्लड ग्रुप, वो भी तो एंटीजन प्रेजेंट टू द सरफेस ऑफ आरबीसी. आरएच सिस्टम, आरएच प्रोटीन्स जो है, वो भी तो एंटीजन प्रेजेंट टू द सरफेस ऑफ आरबीसी, लेकिन वो इम्यून रिएक्शन को ट्रिगर नहीं करवाता क्योंकि वो सेल्फ एंटीजन. लेकिन ऐसे एंटीजेंस भी है, मैंने कहा कि बाहर से आएगा और इम्यून रिएक्शन को ट्रिगर नहीं करवा रहा है, लेकिन वो हार्मफुल है. एबीओ ग्रुप इंसान के लिए हार्मफुल नहीं है, या तो आरएच वही इंसान के लिए हार्मफुल नहीं है. अगर वो कॉम्पैटिबिलिटी का गड़बड़ हुआ किसी दूसरे को दिया, उसमें हार्मफुल हो सकता है, लेकिन अपने में तो हार्मफुल नहीं है. इफ आई एम आरएच पॉजिटिव, इसका मतलब मेरे अंदर आरएच एंटीजन प्रेजेंट है, वो तो कोई इम्यून रिएक्शन क्रिएट नहीं करवा रहा है ना विद इन द बॉडी, तो उसको हम लोग हार्मफुल कंसिडर नहीं कर सकते. बुझते बच्चों? लेकिन अगर अगर उसको ट्रांसफ्यूशन करा और उसमें आरएच एंटीजन नहीं है, अब मैंने आरएच एंटीजन डाल दिया उसके अंदर, इसका मतलब उसके अंदर वो ट्रिगर करेगा, तब उसके अंदर वो इम्यूनोजन जैसा बिहेव करेगा. लेकिन आई एम टॉकिंग ऑफ अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ सब्सटेंस जो कि बाहर से आया, which is not behaving like an immunogen, which is not triggering immune response, लेकिन उसको वो बॉडी को हार्म करेगा. इसका मतलब ट्रिगर नहीं कर रहा है इम्यून रेस्पॉन्स का मतलब बॉडी उसको रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पा रहा है. तो कॉम्प्लीमेंट का काम है उसको रिकॉग्नाइज करवाना. तो कॉम्प्लीमेंट क्या करेगा? वो फूड को टेस्टी बनाएगा by attaching some substances on the particular antigen. तो उसके ऊपर कुछ सरफेस में कुछ अटैच कर दिया, अब इसको तुरंत खा लेगा. यही है कॉन्सेप्ट. समझ में आया? तो देख, मेकिंग द फूड टेस्टी, इसका मतलब इट हेल्प्स टू रिकॉग्नाइज, इट हेल्प्स द इम्यून सिस्टम. एक सेकंड. it helps the immune system to recognize the it helps the immune system to recognize the foreign substance which, though harmful, yet does not behave like an immunogen. Although harmful, they are not behaving like an immunogen. इसका मतलब they are like haptens, called haptens. तो ये haptens आपको दिख गया. अब देखो, suppose this is a hapten, suppose this is a hapten. Let's consider this is a hapten. अब कॉम्प्लीमेंट क्या करेगा? कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेटेड होगा. कॉम्प्लीमेंट क्या करेगा? ध्यान से देख. कॉम्प्लीमेंट क्या करेगा? इट विल प्रोड्यूस a protein which attaches to the hapten and gets it recognized by the immune system. And gets it recognized by the immune system. इम्यून सिस्टम अब उसको रिकॉग्नाइज करता है. समझ में आ गया? एंड ये जो प्रोटीन बनाएगा, दिस प्रोटीन, ये जो प्रोटीन बनाएगा, इसका मतलब क्या हो गया? ये क्या करेगा? ये हेप्टेन, और इसके ऊपर ये एक प्रोटीन बनाया. दिस प्रोटीन जो कि सिंथेसाइज्ड बाय द कॉम्प्लीमेंट इज कॉल्ड, दिस प्रोटीन इज कॉल्ड ADJUVANT, adjuvant. So this is hapten, this is hapten, and this one is adjuvant. Now this combination helps in the recognition. अब ये combination can behave like an immunogen and trigger the immune response. This combination, ये जो combination है, this combination
triggers the immune response। বুঝতে পারলে? समझ में आया बेटा? यही है। This is the function of complement, which is called opsonization. This is what is called opsonization, that is making the food taste. कोई दिक्कत? Very important. So it helps the immune system to recognize the foreign substance which, although harmful, है ना, does not behave like an immunogen, and they are called haptens. And the function of the complement is to produce proteins which help the hapten to get recognized by the immune system, which help the haptens to get recognized by the immune system. समझ में आ गया? And this is what making the food tasty mean. समझ में आया? तो this is all about it. And agglutination means क्या? Antigen antibody reaction is called agglutination. Antigen antibody reaction. तामाने की this complement assists in antigen antibody, क्योंकि ये recognize करेगा, मतलब क्या होगा? Antigen antibody reaction होगा, therefore agglutination reaction को promote करेगा. So antigen antibody reaction is enhanced by complement. এই কমপ্লিমেন্ট স্পেলিংটা ভুল লিখছিলাম না, এটা আই হবে। কমপ্লিমেন্ট স্পেলিংটা ঠিক কি? কমপ্লিমেন্ট আই, আই তো আই লিখেছি, লাভ কি হয়েছে? তোরা इंग्लिश मीडियम पढ़े আমাকে বলতে পারিস নি? हाँ भाग्यलक्ष्मी, तुम इंग्लिश मीडियम में पढ़ती थी ना? हाँ, कैसा इंग्लिश मीडियम है? इंग्लिश कुछ नहीं पता? अरे तो इंग्लिश वाला কথা বলে না। हाँ রে, ফিমেল ভার্সন অফ গ্রেটেস্ট অফ অল টাইম। চলো, কি এটা? সেল লাইসিস মানে কি? সেল को रप्चर करना, सेल को रप्चर करना। अब सेल को वो रप्चर कैसे करेगा? ওরকম না, ওটাকে বলে, বলছি, সাপোজ দিস ইজ দ্য সেল which is infected by a virus, viral antigen। सोच, ये है वायरल एंटीजन, समझे ना? एंटीजन मतलब इम्यूनोजन सोच सकते हो, वायरल एंटीजन। तो ये सेल है which is infected by the viral antigen। समझ में आया? Now what it does, complement क्या करेगा? Complement will release a chemical, an enzyme which is called perforin। क्या रिलीज करेगा? परफोरिन। तो परफोरिन रिलीज करके वो क्या करेगा? इस सेल में परफोरेशन करेगा। इट क्रिएट्स परफोरेशंस ऑन द सेल सरफेस। समझ में आया? इन्फेक्टेड बाय द वायरल एंटीजन। समझ में आया? और परफोरेशन करेगा तो क्या होगा? बाहर से पानी आएगा अंदर, सेल विल स्वेल एंड द सेल विल रप्चर। समझ में आया? बुझे चीज? तो it will, perforin will be released। perforin is what? It's an enzyme which is released by the complement। what will it do? It will cause perforations on the surface of the cell which is infected by the viral antigen, and these perforations will allow the water to enter from outside to inside। the cell will swell and it will rupture। that is called cell lysis। NK cells এর ফাংশন ও এটাই। NK सेल का जो मोड ऑफ एक्शन है वो यही है, समझे ना? फैगोसाइटोसिस हम लोग कहते हैं, फैगोसाइटोसिस का मतलब क्या है? सेल लाइसिस। फैगोसाइटोसिस का कॉन्सेप्ट क्या है? सेल लाइसिस। अल्टीमेटली फैगोसाइटोसिस में क्या होता है? सेल लाइसिस। इसीलिए फैगोसाइटोसिस हम लोग कहते हैं एनके सेल का फंक्शन, बट मोड ऑफ एक्शन तो सेल लाइसिस ही है। কি বলছি বুঝছো? फैगोसाइटोसिस हम लोग कह रहे हैं इज द फंक्शन ऑफ एनके सेल्स। किसी भी फैगोसाइटिक सेल का मोड ऑफ एक्शन क्या है? सेल लाइसिस। फैगोसाइटिस मतलब ऐसे खा लिया, ऐसा नहीं होता। ऐसे खा के क्या करेगा? लाइसोजाइम सिक्रीट करके सेल को वो सब्सटेंस को रप्चर कराएगा। और लाइसोजाइम तो सुइसाइडल बैग्स कहते हैं हम लोग, है ना? तो उसको रप्चर कराएगा ही। वेरी मच इन द सेम वे इसमें भी वही होता है। परफोरिन रिलीज करता है, बाहर से वाटर आता है, स्वेल होता है, रप्चर होता है। यही स्टोरी है। अल्टीमेटली फैगोसाइटोसिस का मतलब भी सेल लाइसिस, ये भी सेल लाइसिस। एम आई क्लियर? इसीलिए मैंने लिखा, देखो 3 नंबर पॉइंट, सेल लाइसिस। বুঝতে পেরেছো? সো দিস ইজ হোয়াট ইজ দ্য কনসেপ্ট অফ সেল লাইসিস। বুঝলি? আরিশ ম্যাডাম, এই আমাদের হাওড়া, বুঝতে পেরেছিস? ঠিক তো? ফাঁকিবাজ, দেয়ালে হেলান দেওয়ার জন্য কোনায় বসিস? হ্যাঁ, একটু হেলান দিয়ে আরাম লাগে। হ্যাঁ ঠিক আছে, চলো। PND ও ই হবে? তাহলে আমি ঠিক লিখেছিলাম? তোদের মতো ছাগল নাকি আমি? এই দেখ আমি কি সুন্দর ঠিক লিখেছিলাম। কমপ্লিমেন্ট তুই নেটে দেখলি?
তুই এমনি পড়াশোনা তো করিস নি আমি জানি, নেটে দেখতে হয়। আমারও কেন জানি ই ই মনে হচ্ছিল, তারপরে আমার নিজেরই ভাবলাম যে গন্ডগোল হয়ে গেছে। কোথায় আর সব আছে কমপ্লিমেন্ট? হ্যাঁ কমপ্লিমেন্ট না, কেন আমার মাথা ইয়ে লোকে জানে। এনিওয়ে, রঙ্গিত কুমার, বুঝেছো? নেক্সট দেখো सेलुलर बैरियर्स, তাই तो। नेक्स्ट है सेलुलर बैरियर। तो सेलुलर बैरियर शुरू करते हैं माय डियर। नेक्स्ट है सेलुलर बैरियर। सेलुलर बैरियर, बैरियर्स, इसका दो टाइप मैंने बताया था, फैगोसाइटिक एंड नॉन फैगोसाइटिक। हालांकि आप लोग इनके सेल्स को फैगोसाइटिक ही मार्क करोगे, ठीक है जी, लेकिन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, फैगोसाइटिक का भी सेल लाइसिस, नॉन फैगोसाइटिक का भी सेल लाइसिस। लेकिन सेल लाइसिस जब फैगोसाइटिक सेल्स करता है तो उसका स्टाइल कुछ अलग है, और नॉन फैगोसाइटिक सेल करता है तो स्टाइल कुछ अलग है। फैगोसाइटिक सेल करेगा तो वो लाइसोसोम से करेगा, और नॉन फैगोसाइटिक करेगा तो वो परफोरिन रिलीज करके करेगा। दोनों चीज अलग है, लेकिन अल्टीमेटली इफेक्ट तो सेल लाइसिस ही है। इसीलिए अगर सवाल पूछा गया मोड ऑफ एक्शन ऑफ एनके सेल्स, सेल लाइसिस। मोड ऑफ एक्शन ऑफ कॉम्प्लीमेंट, पुरानो क्वेश्चन है गुलो, मोड ऑफ एक्शन ऑफ कॉम्प्लीमेंट इज ओल्ड वर्जन ऑफ क्वेश्चन। न्यू वर्जन है तुम्हारा एनके सेल्स ही पूछता है, कॉम्प्लीमेंट पूछता नहीं है। लेकिन कॉम्प्लीमेंट वाज ऑलवेज अ क्वेश्चन ऑफ पीएमटी, বুঝতে পেরেছো? তো उसमें सेल लाइसिस, एनके सेल का भी, whether they are phagocytic whether they are non phagocytic, ultimately cell lysis। বুঝতে পারলি? ফ্যাগোসাইটিক সেলস में क्या क्या आएगा? नंबर 1 ইওসিনোফিল। ওহো, ওদের একটা পয়েন্ট বলতে ভুলে গেলাম আজকে। ইওসিনোফিল লিখতে গিয়ে মনে পড়ল। নিউট্রোফিল, monocytes which will convert in presence of antigen into giant killer cells called macrophages, তাই না? and these macrophages का और एक नाम क्या है भाग्यलक्ष्मी? that is called histiocytes। macrophages are also called histiocytes। am I clear? अब देख, एंड इसके साथ साथ एनके सेल्स, एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है, नॉन फैगोसाइटिक सेल में भी एनके सेल्स। आपको अगर सवाल पूछा जाएगा एनके सेल्स आर फैगोसाइटिक या नॉन फैगोसाइटिक, आंसर विल बी फैगोसाइटिक। एनसीईआरटी में फैगोसाइटिक है, लेकिन अगर सवाल में हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस जस्टिफाई एनके सेल्स, फैगोसाइटिक एज वेल एज नॉन फैगोसाइटिक, तो बोथ। বুঝতে পেরেছো? बोथ इन दैट केस। एम आई क्लियर? अब देखिए इओसिनोफिल, बात करते हैं इओसिनोफिल के बारे में। इओसिनोफिल एंड न्यूट्रोफिल, ये दोनों एक साथ पढ़ा देते हैं। न्यूट्रोफिल, ये दोनों क्या है? बोथ आर ग्रैन्युलोसाइट्स, ग्रैन्युलोसाइट्स। इओसिनोफिल परसेंटेज कत रे? वेरी गुड, 2 to 3%। 2 to 3%, ভুলে গেছিস তো? হ্যাঁ, আর পাতা নিয়ে আয়, কচু পাতা নিয়ে আয়, সেগুলো খাবি, কলোকেशिया एंटिक्वेरम। इओसिनोफिल का परसेंटेज कितना है? 2 से लेके 3%। इसका परसेंटेज कितना है? 60 से लेके 65%, है तो इओसिनोफिल जो है, दिस इज अपार्ट फ्रॉम, तुमने इओसिनोफिल क्या पढ़ो, एलर्जिक कंडीशन में इओसिनोफिल का नंबर इंक्रीज होता है, लेकिन हम लोग को यह पता नहीं होता है कि इओसिनोफिल भी फैगोसाइटिक फंक्शन करता है। तो इओसिनोफिल्स आर आल्सो फैगोसाइटिक सेल्स। इट इंक्रीजेस इन एलर्जी and it also increases in number during parasitic infestation। केवल एलर्जी नहीं माय डियर, पैरासाइटिक इन्फेस्टेशन में भी इओसिनोफिल काउंट इंक्रीज होता है। सपोज किसी को मलेरिया हुआ, किसी को फाइलेरिया हुआ, है ना, एस्करियासिस हुआ, है ना, माने एमीबायासिस हुआ, इन ऑल दिस केसेस इओसिनोफिल काउंट विल इंक्रीज। इसके साथ साथ आईजीई भी इंक्रीज करेगा, आईजीई भी इंक्रीज करेगा। तो बोथ पैरासाइटिक इन्फेस्टेशंस एज वेल एज एलर्जी। सो इओसिनोफिल, इसका जो लेवल है, द लेवल इंक्रीजेस इन पैरासाइटिक infestations and allergic reactions। तो इन दोनों कंडीशन में इसका लेवल इंक्रीज होता है बेटा, इओसिनोफिल। न्यूट्रोफिल, इसके बारे में तो आपको पता ही है, मल्टीलोब न्यूक्लियस होता है, 2 से लेकर 7 लोब भी हो सकता है। तो मल्टीलोब न्यूक्लियस,
multi-lobed nucleus and phagocytic in nature, वो तो है ही. And number 3 monocytes. मोनोसाइट्स ये भी फेगोसाइटिक है, लेकिन ये मोनोसाइट्स will convert into macrophage in presence of antigen. Convert into macrophage. It will convert into macrophages, है ना. ये तो हम लोगों ने पढ़ा है. मोनोसाइट साइज छोटा छोटा होता है माय डियर. इसका जो न्यूक्लियस है दैट इज किडनी शेप्ड, एंड एट द सेम टाइम मैक्रोफाज भी साइज बड़ा होता है, बट इसका भी जो न्यूक्लियस है दैट इज किडनी शेप्ड. सो वी कॉल रेनिफॉर्म न्यूक्लियस, है ना. रेनिफॉर्म ये वर्ड हम लोग यूज करते हैं बोथ, दोनों के लिए. रेनिफॉर्म न्यूक्लियस, रेनी माने रेनल, तो रेनिफॉर्म न्यूक्लियस दोनों के लिए, है ना. बोथ मोनोसाइट्स एंड मैक्रोफाज. ম্যাক্রোফাজের কথা যখন আমরা বলছি, देन whenever we are talking on मैक्रोफाज, तो उसमें और दो चीज हम लोग पढ़ेंगे इसमें. पहले भी मैंने पढ़ाया था एनिमल टिश्यू का डिस्कशन के दौरान, शायद पढ़ाया था, और अभी भी उसको एक बार इसी में निपटाएंगे, समझे ना, तो इजी होगा. ठीक है. तो मैक्रोफाज, इसको थोड़ा हम लोग इसका बात कर लेते हैं, क्योंकि ऑलरेडी एनके सेल्स का मोड ऑफ एक्शन पढ़ा दिया मैंने उधर. वो एनके सेल जैसा ही मोड ऑफ एक्शन है ना. तो उसके बारे में बाद में आते हैं, लेकिन मैक्रोफाज के बारे में एक बार पहले बात कर लेते हैं. ठीक है, बोली. अब देखिए मैक्रोफाज जो है, सपोज दिस इज अ लार्ज सेल. अब इसका न्यूक्लियस इज किडनी शेप्ड. नाउ इसका एक होमोलोगस क्रोमोसोम है. ये होमोलोगस क्रोमोसोम को मैंने बाहर लाया. होमोलोगस क्रोमोसोम क्या नो, वन फ्रॉम द फादर वन फ्रॉम द मदर, इसीलिए होमोलोगस. इसके बारे में तो हर किसी को पता है माय डियर. Now, this macrophage, the homologous chromosomes of the macrophage contain certain genes. Certain genes. ठीक है. Now, this is MHC gene type 1 and this one is MHC gene type 2. So there are two genes, one is MHC1, the other is MHC2. कोई दिक्कत किसी को? Now ये जो क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम है ऑटोसोम. दिस इज ह्यूमन क्रोमोसोम नंबर 6. So MHC genes are present on human chromosome number 6. ये तो क्लियर हो गया. So we have considered human chromosome number 6. These are autosomes. And these two genes, ये MHC gene जो है, the MHC genes are হ্যাপ্লোটাইপস. তোমাদের মডিউলেটা আছে, এটা নিয়ে ডিসকাশন আছে. হ্যাপ্লোটাইপস. হ্যাপ্লোটাইপস মানে দে बिहेव लाइक लिंक्ड जीन्स. दे रिमेन क्लोज टू ईच अदर, और जब ट्रांसफर होता है दे गो टुगेदर. कभी एक छोड़ के एक दूसरे को छोड़ के नहीं जाता. दे मूव टुगेदर. एग्जैक्टली लिंक जीन नहीं है, लेकिन दे आर कॉल्ड हैप्लोटाइप्स. दे आर इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी, एंड व्हेन दे मूव फ्रॉम वन पेरेंट टू द अदर, one parent to the other, মানে parent to the offspring, they move together. কি বললাম বুঝতে পারছো? ये क्लियर है? So these genes remain are haplotypes, मतलब that is they remain in close proximity and move together. এটা হলো সেকেন্ড স্টেটমেন্ট. ক্লিয়ার? ক্লিয়ার? अब इंपॉर्टेंट क्या है, कोई भी जीन किसी में प्रेजेंट होने का यह मतलब नहीं है कि वो जीन उसमें एक्सप्रेस करेगा. जीन का प्रेजेंस इज समथिंग, जीन का एक्सप्रेशन इज समथिंग. ये एकदम जरूरी नहीं है कि अगर एक जीन किसी के अंदर प्रेजेंट है वो एक्सप्रेस करना चालू करेगा. जैसे देखिए हम सब में प्रोटोन को जीन है, लेकिन हम लोगों में वो एक्सप्रेस नहीं करा. एम आई क्लियर? तो ये याद रखिएगा, जीन का प्रेजेंस ही केवल डिटरमाइन नहीं करता है कि वो एक्सप्रेस करेगा. ये एक्सप्रेस कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता. इसीलिए माय डियर, MHC जीन टाइप 1, this is present, this is expressed in almost every cells of the body except RBC. কি বললাম বুঝলে? Number 2, MHC gene type 2 is not expressed in every cells of the body. It is expressed only on the macrophage. कि बोललाम बुझले? दोनों जीन हर जगह है, लेकिन जरूरी नहीं है कि दोनों जीन ही एक्सप्रेस कर रहा है. तो मेरा ये कहना है माय डियर, that MHC1, MHC gene
1 is expressed in almost every cells of the body except RBC. So MHC gene type 1 is expressed in almost every cells of the body except RBC. Therefore, अच्छा ठीक है, but MHC gene type 2 is expressed only on the macrophage. तो ये केवल और केवल मैक्रोफाजेस में ही एक्सप्रेस करेगा, लेकिन MHC gene 1 can express in almost every cells of the body. তাহলে একটা এক্সপ্রেস করছে in almost every cells of the body, আর একটা এক্সপ্রেস করছে only on the macrophage. तो जो जीन बॉडी के हर एक सेल में एक्सप्रेस कर रहा है, वैसा जीन को हम लोग स्ट्रक्चरल जीन या तो कॉन्स्टिट्यूटिव जीन कहते हैं. जैसे आप लोगों ने पढ़ा, आपके सिलेबस में है, लैकोपेरॉन में ZYA 3 जीन्स का नाम है एनसीईआरटी में. तो वो क्या है? स्ट्रक्चरल जीन्स. क्यों? बिकॉज Z, Y and A genes are expressed in almost every cells of E. coli. की बोलना बुझते पारले? तो ऐसा कोई इकोलाई सेल नहीं है जहां पर Z जीन, Y जीन एंड A जीन एक्सप्रेस नहीं करेगा, इसीलिए उसको स्ट्रक्चरल जीन कहते हैं. So here MHC1 gene is expressed in almost every cells of the body. Therefore they are called structural genes or constitutive genes or fundamental genes or housekeeping genes or caretaker genes. কি বললাম বুঝতে পারলি? So ঠিক আছে, अब देख. So MHC কোথায় রে? MHC gene type 1 is on every cells of the body. इसके लिए my dear, therefore called structural genes, structural genes or constitutive genes or housekeeping genes or fundamental genes or caretaker genes. আর তোমরা হাউসকিপিং কেয়ারটেকারটা বাদ দাও, ছেড়ে দাও, ফান্ডামেন্টাল ইতনা तक पढ़ो और फंडामेंटल जीन्स. ठीक है, ठीक. सो MHC, लेकिन MHC2 को ऐसा नहीं कह सकते आप. MHC2 इज एक्सप्रेस्ड ओनली ऑन मैक्रोफेज. तो अब देखिए, इसी कंडीशन में हम लोग अगर बात करें, अब MHC2 को अगर हम लोग कंसीडर करें, इसका नाम क्या है MHC का? मेजर हिस्टो कॉम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स. नाम ऐसा क्यों है? सेलुलर इम्यूनिटी को, टी लिम्फोसाइट को ही बुलाता है. बहुत अच्छी बात कहा बेटा, लेकिन मेरा सवाल आंसर नहीं. इसको मेजर हिस्टो कॉम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स नाम क्यों दिया गया? हिस्टो माने टिश्यू, हिस्टो माने क्या? टिश्यू. कॉम्पैटिबिलिटी मतलब वो जो सब्सटेंस आया, इज इट कॉम्पैटिबल टू द टिश्यू और नॉट? अगर वो कॉम्पैटिबल नहीं है तो MHC उसको रिकॉग्नाइज करेगा और उसके सरफेस पे होल्ड करेगा. पहले MHC उसको मारने की कोशिश करेगा, अगर वो नहीं मार पाया, देन व्हाट विल MHC डू? इट विल होल्ड द एंटीजन ऑन द सरफेस. तो मैक्रोफेज अगर मेरा बॉडी है, मेरा मुंडी अगर MHC2 है और ये बॉटल अगर एंटीजन है, तो द मैक्रोफेज इज होल्डिंग द एंटीजन विद द हेल्प ऑफ MHC2 ऑन द सरफेस. अगर मैक्रोफेज उस एंटीजन को मार नहीं पाया तो, और फिर बुलाएगा किसी को, टी लिम्फोसाइट को बुलाएगा मारने के लिए. एम आई क्लियर? समझ में आया? ऐसे ही छोड़ नहीं देते. अगर मैक्रोफेज उसको मार नहीं पाया, न्यूट्रलाइज नहीं कर पाया जो उसने कहा, तो वो क्या करेगा? MHC2 के द्वारा ये एंटीजन को अपने सरफेस पे होल्ड करेगा और बुलाएगा बाकी लोगों को, आके मार के जाओ. यही तो रूल है. समझ में आया आपको? अब देखिए माय डियर, तो इट इज कॉल्ड मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स. कैनो? बिकॉज इट इंश्योर्स whether a foreign substance is compatible to the tissue or not. তাহলে এটা যদি অ্যাজারশন হয়ে যায়, आज तक ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया और MHC के बारे में एनसीईआरटी में लिखा हुआ है. अगर ये assertion हुआ, so it ensures whether
the foreign substance is behaving like an antigen or not. If it behaves like an antigen, then it will recognize and hold it on the surface of macrophage. If it behaves like an antigen, then it will hold the antigen on the surface of the macrophages, and call upon for the T cells, माने T lymphocytes. वो याद पढ़ लम, इसीलिए इसका नाम है MHC. इसका MHC का और एक नाम है my dear, it is called HLA, full name human leukocyte antigen, because it helps in the recognition of antigen, and macrophage itself is a leukocyte, so it's human leukocyte antigen. Am I clear? ঠিক আছে এটা? কিরে ভাগ্যলক্ষ্মী, কোনো অসুবিধা? সে কি রে, পুরো ক্লিয়ার? দেখিস বাবা, प्रोसीड करे. पिक्चर खत्म नहीं हुआ, पिक्चर ठीक है, हो गया. ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन क्यों कहता है, ये भी समझ में आ गया. आपके मॉड्यूल में ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन लिखा हुआ है, बिकॉज इट इज recognize this is the leukocyte, that is the macrophage is the leukocyte which is helping in recognition of the antigen, so it's a human in humans, so it's a human leukocyte antigen. बुझते पेरेছো MHC? अब ये MHC को देखते हैं थोड़ा. ये MHC कितना सुंदर है देख. This is the shape of the MHC. The এই যে shape of the MHC আমি করলাম, I have done like this. Now this one is the variable head, and here goes the constant tail. So one is the variable head and the other one is the constant tail. Why it is the variable head? Because it can change its shape according to the shape of antigen. ये एंटीजन से होल्ड करेगा, एंटीजन को होल्ड करेगा. तो एंटीजन अगर ऐसा है, एंटीजन अगर ये है, और then this is MHC2. Why does it require to have a variable head? Since it can change its shape based on the change in shape of the antigen. So it can modify its shape based on the shape of एंटीजन. तो एंटीजन के हिसाब से वो अपना शेप ऑल्टर कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है. एम आई क्लियर विद दिस? किसी के मन में किसी भी जगह पे कोई भी दिक्कत बेटा बताइए. डन हो गया? शानदार. अब मैक्रोफाज का डिस्कशन कर लिया हम लोगों ने. इनके सेल्स बचा नहीं रहना चाहिए, तो इसको थोड़ा कर लेते हैं. इनके सेल्स ऑलरेडी मैंने आपको बताया, दिस इज अ सेल which is infected by a viral antigen. This is a viral antigen. NK cells क्या करेगा? NK cells will release परफोरिन, वही बताया मैंने कुछ देर पहले. परफोरिन रिलीज करेगा, and परफोरिन will do what? It will cause perforation. अभी मैंने पढ़ाया. So water enters. इसके थ्रू क्या पास करेगा? water. So water enters. So cell swells and finally lysis, है ना? तो परफोरिन रिलीज करके सेल लाइसिस हो रहा है. दैट इज द नॉन फैगोसाइटिक एक्टिविटी ऑफ द एनके सेल.
और अगर लाइसोजाइम से डाइजेस्ट किया, दैट इज द फेगोसाइटिक एक्टिविटी ऑफ द एनके सेल्स। एनसीईआरटी में फेगोसाइटिक सेल्स लिखा गया है, समझे? लेकिन अल्टीमेट इफेक्ट, वेदर इट इज फेगोसाइटोसिस, वेदर इट इज नॉन फेगोसाइटोसिस, अल्टीमेटली इट इज कॉजिंग सेल लाइसिस। दैट इज द यूनिकनेस ऑफ दिस। उससे वर्ल्ड है। तो इसका फोटो लीजिए सही से, ध्यान से पहले देख लीजिए बेटा। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन, इसको ध्यान से देखिए, इसके बाद हम लोग प्रोसीड करेंगे धीरे धीरे। जरा देख लीजिए इसको। एमे सही से ले लीजिए फोटो। एडजुवेंट का कॉन्सेप्ट समझ में आया? जब हेप्टेन के साथ एडजुवेंट जुड़ेगा तब जाके वो इम्यूनोजेन जैसे बिहेव करेगा, नहीं तो हेप्टेन छिपा रहता है। द बॉडी कैनॉट रिकॉग्नाइज इट टू बी एन एंटीजन, मतलब टू बी एन इम्यूनोजेन। वो छिपा हुआ एंटीजन है, समझ में आया? हो गया? कोई दिक्कत किसी को? इरेज करे इस पार्ट को। अब हम लोग बात करेंगे फेगोसाइटिक बैरियर्स। वो सेलुलर बैरियर में फेगोसाइटिक बैरियर है, तो हम लोग अभी बात करेंगे स्टेप्स ऑफ फेगोसाइटोसिस। हम लोग जो पढ़ेंगे फेगोसाइटोसिस कैसे होता है, ठीक है ना? चलिए, तो आवर नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन विल बी स्टेप्स ऑफ फेगोसाइटोसिस। तो हाँ, स्टेप्स ऑफ फेगोसाइटोसिस, चलिए बात करें। নাম্বার 1, একটা কনসেপ্ট দেখো মামুনি, একটু তুলে দিবি বাবা, पेन गिर रहा है हाथ से, सोचो क्या हालत है। तो
कॉन्सेप्ट देखिए माय डियर, सपोज दिस इज अ टिश्यू, दिस इज अ टिश्यू, हियर इज द ब्लड वेसल सप्लाइंग द टिश्यू, ठीक, एंड हियर इज this tissue is invaded by the antigen. So this is the tissue, this is the blood vessel, and here goes the antigen. अब एंटीजन मतलब इम्यूनोजन ही सोच रहे हैं, लेकिन लिख रहे हैं एंटीजन, ठीक है। अब देखिए माय डियर, अब देखिए, अब जैसे ही एंटीजन आया तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, दैट इज कॉल्ड वैसो डाइलेटेशन, वैसोडाइलेटेशन, दैट मींस डायलेटेशन ऑफ द ब्लड वेसल्स। क्यों होगा? ड्यू टू द रिलीज ऑफ हिस्टामिन। हिस्टामिन क्या है? वैसोडाइलेटर है, इट्स एन इन्फ्लामेटरी केमिकल। हिस्टामिन का ये क्या है? हिस्टिडीन अमाइनो एसिड से बनता है, चले। तो ये वैसोडाइलेशन ड्यू टू रिलीज ऑफ हिस्टामिन विच इज ए वैसोडाइलेटर, है। तो अब ये क्या करेगा? ये है टिश्यू, ये है टिश्यू, अब ये है ब्लड वेसल, ये है ब्लड वेसल, एंड दिस इज द एंटीजन, ठीक, दिस इज द एंटीजन। अब ये ब्लड वेसल का डायलेटेशन हुआ। अब डायलेटेशन होने के बाद ये देख, वॉल्स ऑफ द ब्लड वेसल, वॉल्स माने इनर वॉल्स ऑफ द ब्लड वेसल्स will secrete কি বলে ওটাকে, an adhesive substance, adhesive substance, adhesive substance समझते हो, जो चिपकाने में हेल्प करता है, and this adhesive substance will be released, and therefore the second step, that is called adhesion. Adhesion क्या है? Attachment of phagocytic cells, phagocytic cells on the inner lining of blood vessel. तो ब्लड वेसल का जो इनर लाइनिंग है उसमें फैगोसाइटिक सेल अटैच करेगा, दैट इज कॉल्ड एडेशन। सो हियर द थर्ड वन, and here goes the attachment। ধরো এটা হলো নিউট্রোফিল কিংবা এটা হলো ম্যাক্রোফাজ, स्ट्रक्चर देख के समझ में आ रहा है, न्यूट्रोफिल या तो मैक्रोफाज। सो ये अटैच किया। अब तीसरा स्टेप 3, दैट इज कॉल्ड diapedesis. What is diapedesis? That is squeezing out of phagocytic cells from the walls of the blood vessels. Squeeze. Oh, একটু জল দে তো, আচ্ছা পেলেছি। Squeezing out of phagocytic cells from the walls of the blood vessels, समझ में आया? तो phagocytic cells अभी वॉल से स्क्वीज आउट करेगा, हो सकता है वो मैक्रोफाज हो सकता है वो न्यूट्रोफिल हो, तो दैट विल कम आउट ऑफ द ब्लड वेसल। इसका मतलब इसका फोटोग्राफ कैसा रहेगा माय डियर? रुक जाता, इसका फोटोग्राफ कैसा रहेगा बेटा? ओ, एंटीजन बना। अब देख, ब्लड वेसल विल रिटेन इट्स फॉर्म, क्योंकि वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर आएगा जिसका नाम है सेरोटोनिन, तो ब्लड वेसल जो डायलेटेड था वो नॉर्मल शेप में चला जाएगा। तो सेरोटोनिन आएगा जिसको हम लोग 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन कहते हैं, ट्रिप्टोफैन डेरिवेटिव। तो ये सेरोटोनिन क्या करेगा? वैसोकॉन्स्ट्रिक्ट करेगा, ठीक। एंड दीज
will come out from the walls of the blood vessel, whether it is macrophage or whether it is neutrophil. ठीक है, मैक्रोफेज का साइज थोड़ा बड़ा होना चाहिए. समझ में आ गया? दोनों बाहर आ गया. दिस कॉल्ड डायपेडेसिस. और ये है आपका, ये है एंटीजन. अब देखिए डायपेडेसिस के बाद क्या आएगा? स्टेप नंबर 4, that is chemotaxis. So it is movement of phagocytic cells towards the antigen, or this movement will depend on the chemical nature of the antigen. एंटीजन का केमिकल नेचर ही डिटरमाइन करेगा कि कौन सा फेगोसाइटिक सेल जाएगा उसको एनगल्फ करने के लिए, वेदर इट इज न्यूट्रोफिल दैट विल गो और वेदर इट इज मोनोसाइट और मैक्रोफेज दैट विल गो. समझ में आया? So that is chemotaxis, because the chemical stimulus, the chemical nature of the antigen will determine. So chemotaxis हुआ. And then ultimately step 5 is phagocytosis. Phagocytosis by the release of lysozyme. After lysozyme कब रिलीज करेगा? जब वो फेगोसाइटोस करेगा, मतलब जब इनगल्फ करेगा, और उसको फेगोसोम कहता है. सो आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ फेगोसोम, तो फेगोसोम मतलब ये अगर सेल है, ये सेल क्या करा? ये फेगोसाइटोसिस करा, और सपोज दिस इज द एंटीजन, दिस इज द एंटीजन. एक सेकेंड, सपोज दिस इज द एंटीजन, एंटीजन को फेगोसाइटोसिस करा. समझे? तो ये स्ट्रक्चर का नाम क्या होगा? फेगोसोम. दिस इज द फेगोसोम, सही तो? एंड सपोज मान के चलिए ये है लाइसोजाइम, मैं लाइसोसोम, ये लाइसोसोम बना है. सो ये लाइसोसोम क्या करेगा? दिस लाइसोसोम विल सीक्रेट द हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स. तो सीक्रेशन ऑफ द हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स क्या रिलीज करेगा? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स. It will release the hydrolytic enzymes and then it will cause rupture. ये भी तो सेल लाइसिस है, लेकिन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम रिलीज करके सेल लाइसिस है. वो भी सेल लाइसिस था, लेकिन वाटर एंट्री के वजह से सेल लाइसिस था. दोनों में डिफरेंस है. बुझতে পারছো मैं কি বললাম? क्योंकि हाइड्रोलाइटिक एंजाइम विल कंटेन प्रोटीन स्प्लिटिंग, लिपिड स्प्लिटिंग, कार्बोहाइड्रेट स्प्लिटिंग एंड न्यूक्लिक एसिड स्प्लिटिंग एंजाइम. तो जो भी है सबको स्प्लिट कर देगा. बुझতে পারছো? तो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ फेगोसाइटोसिस. स्टेप्स ऑफ फेगोसाइटोसिस 5 स्टेप्स होता है: वैसोडाइलेटेशन, एडेशन, डायापेडेसिस, केमोटैक्सिस, फेगोसाइटोसिस. देयर आर 5 स्टेप्स. डन हो गया? तो फेगोसाइटोसिस को लेके कोई भी क्वेश्चन आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, कोई भी करना नहीं चाहिए किसी भी लेवल पे. और फेगोसाइटोसिस का स्टेप्स एनसीईआरटी में आपके मॉड्यूल में लिखा हुआ है. बुझতে পেরেছো? डन? कोई दिक्कत किसी को? Can we proceed? केमोटैक्सिस माने द केमिकल नेचर ऑफ द एंटीजन. एंटीजन का केमिकल नेचर डिटरमाइन करेगा कि कौन सा फेगोसाइटिक सेल उसको एनगल्फ करेगा, फिर एनगल्फ करेगा, एनगल्फ करके उसको मारेगा. अगर नहीं मार पाया तो सेकंड स्टेप आएगा, मैक्रोफेज उसको होल्ड करेगा अपने सरफेस पे. समझ में आया? नेक्स्ट मैंने लिखा था इंफ्लामेटरी बैरियर. नेक्स्ट मैंने लिखा था इंफ्लामेटरी बैरियर, है ना? और ये भी आपके मॉड्यूल में है, इंफ्लामेटरी बैरियर. इंफ्लामेटरी बैरियर. तो हम लोग बात करेंगे इंफ्लामेटरी बैरियर के बारे में. तो व्हाट इज इंफ्लामेटरी बैरियर? मतलब इंफ्लामेशन से रिलेटेड. व्हाट इज इंफ्लामेशन? सो इंफ्लामेशन, 4 cardinal signs. Number 1, rubor.
माने रेडनेस। तो वो जगह जहां भी इंफ्लामेशन होगा माय डियर, वो जगह पहले लाल हो जाए। ठीक। नंबर 2, कैलोर, दैट इज हीट, वो जगह पे वो जगह गर्म हो जाएगा। नंबर 3, डोलोर, मतलब पेन, वो जगह में दर्द होगा। एंड नंबर 4, ट्यूमर, ये कैंसर का ट्यूमर नहीं है, दिस इज स्वेलिंग। ये सिंपल, ये सेल डिविजन वाला ट्यूमर नहीं है, ये केवल स्वेलिंग है। सो दिस इज कॉल्ड स्वेलिंग। और ये चारों चीजें जहां पे दिखेगा, दैट पार्ट विल बी फंक्शनलेस। जहां भी ये 4 चीज होता है बेटा, फाइनली फंक्शनलेस, इसको फंक्शियोलेसी कहते हैं। सो इट बिकम्स फंक्शनलेस। एम आई क्लियर? इतना तक कोई दिक्कत किसी को? अब हर एक पॉइंट पे असर्शन अगर लगाते हैं तो क्या होगा? हर एक पॉइंट पे रूबोर क्यों हो रहा है? क्योंकि वैसोडाइलेटेशन हो रहा है एंड द कलेक्शन ऑफ द ब्लड सेल्स। जहां पे वैसोडाइलेट करेगा वहां पे एक्युमुलेशन ऑफ द ब्लड सेल्स होंगे, सो रूबोर और रेडनेस। सो वैसोडाइलेटेशन, ये अगर असर्शन है बेटा, इसका रीजन क्या है? वैसोडाइलेटेशन results in the accumulation of the blood cells, therefore redness। और इसका भी अगर असर्शन, इसको अगर असर्शन करो तो हिस्टामिन रीजन होगा, क्योंकि वैसोडाइलेशन कौन हो, क्यों हो रहा है? हिस्टामिन। ठीक। एम आई क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? वेरी सिंपल। अब देखिए नेक्स्ट, कैलोर, इसको असर्शन कर, वो जगह गर्म क्यों हो जाएगा? बिकॉज द BMR राइजेस इन दैट पर्टिकुलर रीजन जहां पे वैसोडाइलेटेशन हुआ है, क्योंकि उधर मेटाबॉलिक रिएक्शंस बढ़ जाएगा। सो ड्यू टू इंक्रीज्ड मेटाबॉलिक रिएक्शंस, ड्यू टू इंक्रीज्ड metabolism in the infected region, है ना, the BMR, basal metabolic rate rises, और इसी की वजह से जगह गर्म हो गया है। तो दर्द क्यों हो रहा है? ड्यू टू रिलीज ऑफ अ वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर कॉल्ड सेरोटोनिन, वो पेन रिसेप्टर को एक्टिवेट कर देता है। बुझते पेरेছ? तो डोलोर, पेन क्यों हो रहा है? इसको असर्शन बना, इसका रीजन क्या होगा? रिलीज ऑफ सेरोटोनिन activates the pain receptors। हम लोग जब पेन किलर्स लेते हैं तो क्या करते हैं? पेन रिसेप्टर्स को डीएक्टिवेट करता है, उसके ऊपर एक लेयर दे देता है ताकि पेन रिसेप्टर्स एक्टिवेट ना हो पाए। बुझते पेरेছো কি বললাম? हो गया? नेक्स्ट, ट्यूमर, स्वेलिंग क्यों हो रहा है? व्हाई द स्वेलिंग ऑकर्स? इसको असर्शन करें। रीजन, जहां पे इंफ्लेमेशन हुआ है, जहां वैसोडाइलेटेशन होता है, यहां से क्या होगा? डायलेटेड ब्लड वेसल से प्लाज्मा बाहर आ जाएगा। तो प्लाज्मा बाहर आने की वजह से क्या होगा? वाटर एक्युमुलेशन होगा आउटसाइड द ब्लड वेसल, दैट इज इन द टिश्यूज, इन द इंटरस्टिशियल स्पेस, देयरफॉर स्वेलिंग। समझ में आया? हिस्टामिन से स्वेलिंग होता है, इसीलिए एलर्जिक रिएक्शन में स्वेलिंग होता है, क्योंकि एलर्जिक रिएक्शन में हिस्टामिन रिलीज होता है। इसीलिए एनसीईआरटी में लिखा है एलर्जिक रिएक्शन में एंटी एलर्जिक ड्रग, एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स लिखा है ना। सो अब देख ट्यूमर, तो কি হলো? The plasma from the dilated blood vessel will come out into the tissue space, है ना, and that causes swelling। ये ठीक है? किसी के मन में कोई भी दुविधा है? एनी डाउट्स व्हाटसोएवर? जितने भी बैरियर्स है सब निपटा दिया, जितने भी बैरियर्स का डिस्कशन है सब कंप्लीट कर दिया। কোনো কোশ্চেন আটকানোর কথা না। এরপরেও যদি আটকায় তাহলে আমাকে বিষ খেতে হবে, मुझे जहर खाना पड़ेगा। फिरे অনিক,
অনেক কুমার ভাবছে ভাগ্যিস বললে না, কালকে এনে দেবো ইঁদুরের বিষ, 1 কিলো ইঁদুরের বিষ এনে দেবো আপনাকে, ফুলুরি দিয়ে খাবেন, ঘরের বাইরে গিয়ে মরবেন। बांग्ला में बोला, मैंने बोला कि चूहा मरने का विष लाएगा वो, जहर लाएगा और उसको पकौड़े में देगा, घर के बाहर जाके मरेंगे हम। ठीक है जी। हाँ, एक वर्ड सिखा देते हैं बेटा, बीएमआर लिखा था, बीएमआर शब्द एनसीईआरटी में है, कहाँ है? हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, थायराइड हार्मोन्स में लिखा हुआ है। तो बीएमआर के बारे में मैंने लिखाया था उस टाइम, ओ लिखा था ना, हाँ तब तो बीएमआर के बारे में लिखा था, द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज, ओ अच्छा, अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड है ना, पर स्क्वायर मीटर बॉडी सरफेस पर आवर, 12 to 18 hours after full meal, that is post absorptive period, under complete mental and physical rest within bracket though awake, is called BMR. Adult male में BMR 40 है ना किलो कैलोरी पर स्क्वायर मीटर बॉडी सरफेस पर आवर, एडल्ट फीमेल में 37 किलो कैलोरी पर स्क्वायर मीटर बॉडी सरफेस पर आवर, दिस इज BMR, है ना। तो ये बता दिया आपको। तो इन्फ्लामेटरी बैरियर्स, जितने भी बैरियर्स है वो डन हो गया। तो इनेट इम्यूनिटी या तो इनबॉर्न इम्यूनिटी या तो नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी, उसके बैरियर्स के बारे में चर्चा हो गई। अब नेक्स्ट इम्यूनिटी जिसके बारे में चर्चा करनी है, दैट इज एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जिसको एडेप्टिव इम्यूनिटी भी कहते हैं हम लोग, या तो स्पेसिफिक इम्यूनिटी कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, फीचर्स, नेक्स्ट पॉइंट अपना जो आएगा, फीचर्स ऑफ एडेप्टिव इम्यूनिटी व एक्वायर्ड इम्यूनिटी, समझे? जस्ट मैं फीचर्स का नाम लिखूंगा, नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करूंगा। फीचर्स ऑफ एक्वायर्ड और एडेप्टिव इम्यूनिटी, इसके बारे में बात करेंगे माय डियर। नंबर 1, नंबर ए, डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी। नंबर बी, एंटीजन स्पेसिफिसिटी। नंबर सी, सेल्फ एंड नॉन सेल्फ recognition, self and non-self recognition. Number D, self limitations. And number E, immunologic memory. এটা নিয়ে বলে দিচ্ছি, লিখেंगे नेक्स्ट, इसको देख लीजिए बेटा। मैंने क्या लिखा, देयर आर 5 फीचर्स ऑफ एक्वायर्ड और एडेप्टिव और स्पेसिफिक इम्यूनिटी। उसमें नंबर 1 इज डाइवर्सिटी। व्हाई? फॉर डाइवर्स काइंड्स ऑफ एंटीजन देयर आर डाइवर्स काइंड्स ऑफ एंटीबॉडी, এটাও লেখা আছে মডিউলে আছে। फॉर डाइवर्स काइंड्स ऑफ एंटीजन देयर आर डाइवर्स काइंड्स ऑफ एंटीबॉडी, है तो। Number 2, antigen specificity. For every specific antigen, there is always a specific antibody that is produced by the body. Number 3, self and non-self recognition. इसका मतलब अपना जो इम्यून सिस्टम है वो सेल्फ टिश्यू या नॉन सेल्फ टिश्यू को डिफरेंशिएट बहुत अच्छे तरह से कर सकता है कि एक फॉरेन सब्सटेंस आया वो सेल्फ है या नॉन सेल्फ है, ये उसको समझ में आ जाएगा। बुझতে পেরেছো? जरूरी नहीं है कि हर एक टिश्यू ऑफ द ओन बॉडी इज सेल्फ। अगर लिवर को काट के किडनी में लगाया चलेगा? नहीं चलेगा ना। किडनी में कॉर्टेक्स को काट के आप मेडुला में लगा दिया, चलेगा? तो सोचो कितना माइन्यूट से माइन्यूट डिफरेंशिएशन होता है इम्यून सिस्टम में, रिजेक्ट करा। और इसी के रिलेशन पे हम लोग बात करेंगे टिश्यू रिजेक्शन, माने ग्राफ्टिंग, द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ्टिंग फॉलोड बाय टिश्यू रिजेक्शन फॉलोड बाय इम्यूनो सप्रेसेंट्स। ये डिस्कशन वन शॉट हम लोग करेंगे, ठीक है? एम आई क्लियर? नेक्स्ट, हाँ सेल्फ एंड नॉन सेल्फ रिकॉग्निशन बताया मैंने। हाँ, सेल्फ लिमिटेशन, आवर इम्यून सिस्टम इज वेरी स्मार्ट, इट एग्जैक्टली नोज कितना तक वो कर सकता है, इट नोज इट्स ओन लिमिटेशन।
इसीलिए जब तक सेल्स मार पाएगा तब तक सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, और जब सेल मार नहीं पाएगा तो वो एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी को प्रमोट करेगा, दैट इज ह्यूमरल इम्यूनिटी। ये बोलना बुझते पारले? सो आवर इम्यून सिस्टम इज वेरी स्मार्ट, उसको पता है अपना लिमिटेशन क्या है, उसी हिसाब से वो कभी सेल से काम करवाएगा, कभी बॉडी फ्लूइड से काम करवाएगा। जब बॉडी फ्लूइड पार्टिसिपेट कर रहा है दैट इज कॉल्ड एबीआई, মানে সরি এএমআই, অ্যান্টিবডি মিডিয়েটেড ইমিউনিটি या तो ह्यूमरल इम्यूनिटी। কেন আমি এএমআই কথাটা কেন বলছি, বিকজ आपके क्वेश्चन में মানে एक कॉमन क्वेश्चन होता है बेटा जहां पे एएमआई लिखा गया है, आपके मॉड्यूल में भी है वो क्वेश्चन। तो एएमआई का मतलब एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी विच इज आल्सो कॉल्ड ह्यूमरल इम्यूनिटी। ह्यूमर মানে কি? ফ্লুইড, তার মানে ব্লাড মিডিয়েটেড ইমিউনিটি, বডি ফ্লুইড মিডিয়েটেড ইমিউনিটি, বুঝতে পেরেছো? এন্ড ফাইনালি ইমিউনোলজিক মেমোরি, our immune system exactly remembers the type of immune reaction or the type of reactions that have happened against a particular antigen, और अगर वही एंटीजन बाद में आएगा बॉडी में अगेन, तो दिस रिएक्शन विल बी मच मोर सीवियर एंड द एंटीजन विल बी इवेडेड अवे, भगा देगा। इसको कहते हैं एनामनेस्टिक रिस्पॉन्स, दैट इज सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। इसीलिए कुछ कुछ डिजीज लाइफ टाइम इम्यूनिटी दे देता है, जैसे चिकन पॉक्स हो गया, मिजल्स हो गया, मम्प्स हो गया, है ना। लेकिन आप बोलोगे इन्फ्लुएंजा बार बार होता है, क्योंकि उसका मेमोरी सेल इज वेरी वीक। ये चीज बार बार जिसका होता है इसका मतलब उसका मेमोरी सेल इज नॉट दैट स्ट्रॉन्ग। मेमोरी सेल अगर स्ट्रॉन्ग होगा देन डेफिनेटली इट कैन रिमेंबर द टाइप ऑफ इम्यून रिएक्शन फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। समझ में आया? क्लियर है हर किसी के लिए? सो दीज आर द 5 फीचर्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इसके बारे में हम लोग अगले दिन चर्चा करेंगे, ठीक है? आरिश मैडम समझ में आया? তুই আবার পরপর কদিন আসছিস, প্রেজেন্ট হচ্ছিস, বিশাল ব্যাপার। ছিড়িস না কেন? পড়াশোনা ছেড়ে দিবি? অনলাইনেও তো জুটতিস না, রেকর্ডিংও দেখতিস না, দেখেছিস কটা? কেন দেখিসনি? দেখে নিবি। হ্যাঁ, আমার জানাজা বেরোবে তার আগে দেখবে। ওই बुझेছিস? इसका फोटो लिया? फोटो ले ले बेटा, फाइंड अप कर। ठीक है, नेक्स्ट डे इसको प्रोसीड करेंगे, क्योंकि इसके साथ हम लोगों को पढ़ना है ग्राफ्टिंग। कितने सारे ग्राफ्ट्स है? ए बोल देई কত রকমের গ্রাফট আছে? টিস্যু গ্রাফটিং, কত রকমের গ্রাফট আছে? টিস্যু গ্রাফটিং থাপ্পড় দেবো গিয়ে একটা, বল। ভুলে গেছিস? বন্ধু বান্ধবদের নাম মনে আছে? অটোগ্রাফট, আইসোগ্রাফট, হোমোগ্রাফট, হেটারোগ্রাফট और জেনোগ্রাফট। নিজের বডি থেকে কিছু লাগালে অটোগ্রাফট, আইসোগ্রাফট আইডেন্টিক্যাল টুইনস এর থেকে লাগালে, হোমোগ্রাফট another person of the same species, xenograft different species। কি যে পড়াশোনা হয় বুঝি না বাবা। কি হলো, নাম শোনা है? কি হলো? होता है ऐसे, ऐसे भी होता है, सोमैटिक सेल्स यूज होता है, पर नॉर्मल जर्म से सोमैटिक सेल तो हर जगह है, लेकिन स्किन सेल्स जनरली यूज होता है अगर हम लोग करें भी, बुझते পারছো? ग्राफ्टिंग के टाइप्स ये पढ़ाएंगे नेक्स्ट डे। टाइम फ्लाइज, लेकिन हम लोग का सिलेबस भी सही चल रहा है, मस्त सिलेबस चल रहा है, ঝড়ের গতিতে সিলেবাস চলছে।